नमस्कार शिवांग जी। जी नमस्कार अजय जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक। जी जी। शिवांग जी, आज तो हमारे जो देश की आज के दिन में जो देश की हमारा हालत है, जो जी 47 के बाद से जो चल रहा है, धीरे धीरे डेटरोइट कर रहा है। ये कभी ऊपर उभर के नहीं आ पाया। जी मैं बहुत प्रिलिमिनरी एकदम कॉमन सी सवाल, जैसे कि कॉमन मैन आज बहुत सारे, देखिए, हम आप थोड़ा बहुत भी अगर चर्चा करते हैं तो कुछ जान पाते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं, उसलिए हम लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉमन पीपल्स है, जो आम इंसान है, आम भारतीय है, जो जिस लेवल में हमारा न्यूज वगैरह और सरकारी योजना या सरकारी घोषणा, इन सब के ऊपर ही वो लोग बेस करके लाइफ लीड करते हैं। उन लोगों को ये सब से कोई मतलब नहीं है, देश का क्या हो जी रहा है या देश किस स्थिति में है, देश का आज का स्टेटस क्या है, इसमें उसको कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो जी आज जी हम लोग उस लेवल में बात करेंगे, बहुत ही कॉमन लेवल। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ शिवांग जी, जैसे कि 47 1947 की 15 अगस्त, 14 अगस्त 12 बजे हम लोग ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से हमें सो कॉल्ड आजादी, डोमिनियन स्टेटस के माध्यम से मिला। डोमिनेटेड। जी जी। उसके बाद जी 50s में रिपब्लिक हुए, कॉन्स्टिट्यूशन बना, राइट। तो जी 47 से 50 तक हम लोग किस सिस्टम के अंतर्गत थे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन 50 तक बना? दूसरी बात है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना, हम लोग रिपब्लिक बन गए, डोमिनियन स्टेटस को विथड्रॉ कर लिया गया उन लोगों के कथन के हिसाब से, तो कॉमनवेल्थ रिलेशन ये क्या है? कॉमनवेल्थ रिलेशन में रहना वो आप किस नजरिया से देखते हैं? पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर गहराई जी में आएंगे। जी बताइए प्लीज। जी। देखिए, जब 47 में ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ, जी इसके बाद से क्या हुआ कि जब राजगोपालाचारी जी ने अपनी शपथ ली, तो जी उन्होंने जॉर्ज सिक्स्थ के नाम की शपथ ली थी अपनी। जी और जब हमने, हमारा एक चैनल है यूट्यूब पर, भारतीय परिवार, उस पर अपनी एक वीडियो डाली थी इस विषय में। जी। उसमें हमने राजगोपालाचारी जी की शपथ पूरी बताई थी। तो उसमें हम्म, एक फेमस मीडिया चैनल है लल्लन टॉप, उन्होंने इसके जी ऊपर जी जी अपना जी एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने कहा था कि भाई राजगोपालाचारी जी ने ये शपथ इसलिए ली 47 के बाद भी, क्योंकि उस समय एक अंतरिम सरकार चल रही थी। उन्होंने शब्द का जी। इस्तेमाल किया, अंतरिम सरकार। तो हमने अच्छा। उसके ऊपर एक अपनी वीडियो बनाई। हमने पूछा भाई अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है। भाई जी जब बोल दिया गया कि 47 में हो गए, उसके बाद फिर रिपब्लिक आप कर रहे हो। और रिपब्लिक करने का मतलब भी, अगर हम इस पूरे प्रोसेस को समझे ना, इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि जो इंग्लैंड की रानी है, क्वीन एलिजाबेथ, अब इस समय, जिस समय जॉर्ज सिक्स के हाथ में वो गद्दी थी, आज वही गद्दी इंग्लैंड की रानी के हाथ में है। तो जी इंग्लैंड की रानी के, जो यहाँ का प्रेसिडेंट होता है, हमारा प्रेसिडेंट, वो जी। उनका एक तरीके से यहाँ पर उनका प्रतिनिधि है। और बिल्कुल। वो क्या करता है कि पावर को एक्सरसाइज करता है। मतलब कि जो एक उन्होंने एक सिस्टम बना के दिया है, उसको एक्सरसाइज करने के लिए एक उन्होंने प्रतिनिधि अपना बिठा रखा है। गवर्नर, ओके। जिसे आप एक तरीके से, जो अंग्रेजों के जमाने में गवर्नर जनरल हुआ करता था, आज वो पद राष्ट्रपति का है हमारे देश के अंदर। और इसलिए प्रधानमंत्री को मंत्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि मंत्री देखिए हमेशा राजा का होता है। मंत्री, इसलिए हम देखते हैं ना, आज जो पूरे भारत की ताकत है वो प्रधानमंत्री के जी हाथ जी में, एक तरीके से आप देखें तो मंत्री किसका होता है? राजा का। राजा कौन है? राजा इंग्लैंड की रानी है। और इंग्लैंड हम्म। की रानी का एक प्रतिनिधि हमारे देश में है, जिसे हम राष्ट्रपति के तौर पे देखते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति के पास जो ताकतें हैं, वो मोटा मोटी वही ताकतें हैं जो उस समय इंग्लैंड के राजा के पास हुआ करती थी जब हम लोग गुलाम थे। आज भी वही ताकतें हैं जी जी कि जी भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल। तीनों सेना के प्रमुख वही होंगे। ठीक है, वो ताकत प्रधानमंत्री के पास नहीं होती है, वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो राष्ट्रपति एक ऐसी फिगर क्यों बिठाया गया प्रधानमंत्री से ऊपर, लोगों के इलेक्टेड व्यक्ति से ऊपर एक ऐसी फिगर बिठाई गई जिसके ऊपर तीनों सेनाओं का प्रमुख उसे बना दिया गया। आप समझ रहे हैं जी? जी, मतलब कि भाई बिल्कुल किसी बिल्कुल। व्यक्ति को लोगों ने, मतलब अगर हम बोले कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में एक व्यक्ति को जनता चुन के भेज रही है। अगर जनता राजा है, लोगों को क्या भ्रम में हम्म। बताया गया है कि भाई आप राजा हैं, जबकि असलियत बिल्कुल। में भारत की जो रानी है या राजा जिसे कहें, वो इंग्लैंड की रानी है, क्योंकि उसके हाथ में बिल्कुल। ताकत है। ठीक है, तो यही एग्जैक्ट। स्टेटस हमारा तब तक भी रहा, और उसके बाद भी आज तक भी वही स्टेटस है भारत का। इसीलिए हम लोग कॉमनवेल्थ में हम लोग पार्ट भी लेते हैं। हम लोग कॉमनवेल्थ मतलब क्या? साझा संपत्ति।
साझा संपत्ति बिल्कुल। तो किसी की होती है ना, संपत्ति किसी की होती है, और साझा संपत्ति मतलब उन देशों को ही बोला गया जो उस समय रानी के कब्जे में थे। और आज भी हम्म, हमारे देश के अंदर हम लोग इसीलिए कॉमनवेल्थ में आज भी हम लोग पार्ट लेते हैं, चाहे वो जी। गेम्स हो, हम लोग कॉमनवेल्थ का एक हिस्सा माने जाते हैं। और ये तो हम्म, देखिए, गुलामी का देखिए सिर्फ ये नहीं है कि एक तरीके की गुलामी है, गुलामी तीन तरीके की होती है। एक जी। होती है राजनीतिक गुलामी, एक हम्म, होती है आर्थिक गुलामी, और फिर एक होती है मानसिक गुलामी। तो जिस गुलामी की जिसका आपने प्रश्न किया, ये तो है राजनीतिक गुलामी। राजनीतिक गुलामी मतलब क्या कि भाई ऑफिशियल तौर से हम गुलाम हैं, 99 साल हम्म, की लीज है, हमारी रानी आज भी इंग्लैंड की रानी है। जब हम्म, सरकार से पूछा जाता है कि जब राम नारायण जी थे, उन्होंने राम नारायण जी ने अपनी एक आरटीआई लगाई थी, उन्होंने पूछा हम्म, था कि भाई क्या, और ये आरटीआई जो लोग बोलते हैं कि भाई ये रिपब्लिक होने के बाद आरटीआई लगाई गई थी, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बिल्कुल रिपब्लिक होने बिल्कुल। से पहले हम लोग गुलाम थे, ये आरटीआई रिपब्लिक होने के बाद लगाई गई थी। उन्होंने पूछा था कि भाई भारत के लोगों की स्थिति क्या है, भारत के लोगों का दर्जा क्या माना जाएगा। तो उस आरटीआई के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, उस आरटीआई नहीं बोलेंगे, वो एक प्रश्न पूछा था सरकार से, तो ये जी। प्रश्न, उसका जवाब साफ साफ ये है कि भाई भारत के लोग ब्रिटिश सब्जेक्ट हैं। अब कुछ लोग इसकी भी वो देते हैं, इसका मतलब इसको जस्टिफाई करते हैं कि भाई सब्जेक्ट, ब्रिटिश सब्जेक्ट तो कुछ और मतलब होता है, ऐसे नहीं कह जी। सकते आप। ब्रिटिश सब्जेक्ट का जी। मतलब ब्रिटिश सब्जेक्ट ही होता है, मतलब कि हम लोग ब्रिटिश नागरिक है एक तरीके से, हमारी हम्म, रानी इंग्लैंड हम्म, की रानी है। तो हम्म, उसका मतलब उसमें एक जवाब दे दिया गया, उसको भी कोई स्वीकार नहीं कर रहा। चलो, अब दिल्ली के अंदर एक कोरोनेशन पार्क है, दिल्ली के अंदर एक कोरोनेशन पार्क है, बुराड़ी के अंदर, बुराड़ी के अंदर बिल्कुल। उस जगह पे अंग्रेजों की मूर्तियां लगाई गई हैं। किन की मूर्तियां लगाई गई हैं? जो यहाँ जॉर्ज पे पंचम। गवर्नर पंचम की है, गवर्नर जनरल की है। वो जी। मूर्तियां, कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जो 47 के बाद बनी है, हम्म, ठीक है, 52 53 के बाद बनी है, वो बहुत बाद में बिल्कुल। बननी शुरू हुई मूर्तियां। आप और हमारे उनके देश बीच, में आए, आप स्वागत है। हाँ, और मतलब कि जो मैंने आपको बताया कि लल्लन टॉप ने उसकी, उसका भी लोग कैसे उसे जस्टिफाई करते हैं गुलामी को, उसका हम्म, हम्म, उन्होंने क्या लिखा हुआ कि ये ऐतिहासिक इमारतें हैं और इतिहास की हमारी कुछ यादें हैं। इतिहास की यादें मतलब जिन लोगों ने हमें इतने साल तक गुलाम बनाया, हमारी पूरी संस्कृति खत्म कर दी, हमारी पूरी व्यवस्था तोड़ के रख दी भारत की, हमें लोगों को मार दिया इतनी बहुत बड़ी संख्या तोड़ में, सबसे बड़ी बात है, देश को तोड़ दिया। पूरा देश तोड़ दिया, आज भी तोड़ रहे हैं, उन लोगों की मूर्तियां लगने का बिल्कुल। कोई मतलब नहीं है, उस इतिहास को तो संजोया नहीं जा सकता। तो हम्म, ये कुछ लोग हैं उसकी व्याख्या करते हैं, इसलिए हम लोग कॉमनवेल्थ का एक आज भी हिस्सा है हम लोग, सिर्फ इसीलिए ही क्योंकि रानी आज भी हमारी देश की रानी है ऑफिशियल तौर पे, इसीलिए हम लोग कॉमनवेल्थ का हिस्सा कहलाए जाते हैं। इसलिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है ना, इन बिल्कुल। देशों के हम लोग समकक्षी आते हैं। इन देशों के जो प्रेसिडेंट होगा या फिर उन देशों का, वो रानी के प्रतिनिधि होते हैं, एक तरीके से गवर्नर जनरल है मोनार्क के। अगर आप हम्म, देखें तो ट्रायंगल में इस चीज को देखा जाता है, सबसे ऊपर जो होता है वो मोनार्क है, मोनार्क के नीचे उसको एक्साइज करने वाले, उसके कुछ लोग, ताकत को एक्साइज करने वाले कौन लोग हैं? वो इन देशों के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो वो जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है भाई, उनके हाथ में सारी ताकत है, वो नियम कायदे बना सकते हैं। तो नियम सही। वो क्या करते हैं कि एक्साइज करते हैं एक तरीके से, वो रूल करते हैं, रेन नहीं करते। रेन और रूल करने में दोनों में अंतर है ना। रेन तो रानी कर रही है, रूल बिल्कुल यहाँ के लोग बिल्कुल। करते हैं, मतलब कि भाई नियम कोई एक चीज है, एक सिस्टम है, उसको छोड़ा मोड़ा उसमें कुछ चेंज कर दिया, कोई चेंज कर यहाँ पे दिया। कोई कानून में थोड़ा मोटा बदलाव कर दिया, लेकिन बिल्कुल, ओवरऑल ऐसे सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन वो बना चल रहा था। है। बिल्कुल। जी जी जी। तो और व्यवस्था और उस दूस तरीके की चल रही है। जी बिल्कुल। बोलिए। और देखिए, 58 तक हमारे नौसेना के जो रॉयल नेवी था, उसके भी वाइस एडमिरल हाँ थे स्टीफन कैरल, एक ब्रिटिश थे। हाँ हाँ 58 हाँ में हाँ हाँ, रामदास कैडरी को हस्तांतरित किया गया। फिर बिल्कुल ये बिल्कुल। तो आजाद मतलब ये, मैं जैसे कि आपको पहले ही बताया, ये कॉमन पीपल के लिए, सबके लिए ये डिबेट हम लोग ने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जी जी जी। इसमें इसलिए हम लोग ये बात को छेड़ रहे हैं, छोटी छोटी बात को। जैसे कि कोई आजाद देश में गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन कैसे रह सकते हैं? आजाद हम्म, देश में चक्रवर्ती राजा गोपालचार्य शपथ वाक्य कैसे ले सकते हैं एज ए हाँ, राजा के गवर्नर जनरल? पक्ष में, है जी ना? जी, राजा के लिए। फिर आपका अकिन लेक को रखा गया। जी जी जी। तो ये सिलसिला उस समय से आज भी चल रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल ही सकते हैं कि हम लोग 270, 275, 280 साल के गुलाम आज भी हैं, स्टिल बिल्कुल रनिंग चल बिल्कुल। रहे हैं। जी अब मैं थोड़ा सा आपको जिस सब्जेक्ट से आपका संगठन का इतनी जी सामने आना, जिस जी लड़ाई जिस इश्यूज के ऊपर, जो बैंकों के मायाजाल, जी। मैं जस्ट ये वर्ड बोला, जी आप थोड़ा सा जी जी। डिस्क्राइब करिए इसको प्लीज। देखिए जैसे मैंने कि बताया
भाई गुलामी 3 प्रकार की है। पहली तो है जी। राजनीतिक गुलामी, दूसरी होती है आर्थिक गुलामी। अभी तक हमने बात करी राजनीतिक गुलामी के ऊपर, अब हम आ जाते हैं आर्थिक गुलामी के ऊपर। तो हम्म। आर्थिक गुलामी के लिए जब जी हमने जी। इसके ऊपर खोज करनी चाहिए, जब हम लोग आंदोलन में निकले, जब भी अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था देश के अंदर काले धन के ऊपर, तो उस समय हम लोग देश में निकले, जी। हमें लगा कि शायद इन आंदोलन से या फिर भ्रष्टाचार को खत्म करने से देश की समस्याओं का हल हो जाएगा, सारी समस्याओं का। भाई अगर कोई गरीब है, किसी के पास खाना नहीं है, इतनी हिंसा है समाज में, लड़कियों का रेप हो जाता है, इन हम्म। सब समस्याओं का कोई हल होगा तो शायद भ्रष्टाचार से वो चीज ठीक हो जाएगी। तो हम ये सोच के उस आंदोलन में उतरे। लेकिन जी जब आंदोलन खत्म हो गया तब एक चीज समझ आई कि भाई इस भ्रष्टाचार तो एक बहुत बड़ी समस्या का बहुत छोटा सा सिम्टम है। आप समझिए जैसे कोई बीमारी है, बीमारी शरीर के अंदर है, उसके सिम्टम्स हमें शरीर पे दिखाई देते हैं, जैसे बुखार आ गया आपको या फिर आपके जी। शरीर पे छाले पड़ गए। तो भ्रष्टाचार तो उस बहुत बड़ी समस्या का एक छोटा सा सिम्टम है। तब हमने सही। फिर और अंदर गहराई में गए तो पता लगा कि भाई इस पूरी व्यवस्था को चलाती है अर्थव्यवस्था। किसी भी समाज हम्म। के मूल में एक अर्थव्यवस्था होती है। जी। अर्थव्यवस्था जिस दिशा में चलती है वो समाज उस दिशा की ओर बढ़ जाता है। आज हम्म। से आप देखें, जब तक अंग्रेज नहीं आए थे भारत में, तो एक भारत की अपनी एक अर्थव्यवस्था थी। तो हमारा समाज इतने हजारों सालों तक टिका हुआ था अपनी हम्म। संस्कृति पर, अपने धर्म के ऊपर, धर्म पर टिका हम्म। हुआ था समाज। लेकिन जब इस अर्थव्यवस्था को तोड़ा गया अंग्रेजों के समय में भी, और उसके बाद इतने व्यवस्था जो बनाई गई है एक सेंट्रल बैंकिंग की, उसके बाद इस अर्थव्यवस्था को कब्जा लिया गया। तो फिर जब हम इस चिंतन में गए कि भाई ये अर्थव्यवस्था कैसे संचालित होती है, क्या है जी। इस अर्थव्यवस्था का मतलब क्या, तो तब हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न आए कि भाई दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं उन सब देशों के ऊपर कर्ज है। आप, एक वेबसाइट है वर्ल्ड डेप्ट क्लॉक, जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उन्हें भी बताऊंगा, चेक करिएगा जाके। एक वेबसाइट है वर्ल्ड डेप्ट क्लॉक। उस वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो उस वेबसाइट पे आप देखेंगे कि जितने भी देश हैं उन देशों का कर्ज का एक वो चल रही है, मतलब शीट ऐसे चलता रहता है लगातार कर्ज। जैसे जी लिखा हुआ है यूएसए, यूएसए के आगे उसका कर्ज चल रहा है और वो लगातार ऐसे बढ़ता रहता है, जैसे गाड़ी का मीटर आगे बढ़ता रहता है ना, जब आप गाड़ी जी। जी चलाते हो जी तो जी। मीटर ऊपर जाता जी रहता है। जी। इस तरीके से वो हम्म। बढ़ता रहता है लगातार। आप देखेंगे उसके अंदर सारे देशों की लिस्ट है, उसके अंदर भारत भी है, उसके अंदर चीन भी है, उसके अंदर रूस भी है, उसके अंदर सारे देश है, ब्रिटेन है, ओके। सबके ऊपर कर्ज है और कर्ज लगातार बढ़ रहा है। तो तब अच्छा। हमें समझ आया कि भाई जब सभी देशों के ऊपर कर्ज है तो कर्ज दे कौन रहा है। भाई जी। अगर कोई कर्ज दे रहा होता तो कम से कम उसके उस देश के ऊपर तो कर्ज नहीं होना चाहिए था, अगर कोई देश कर्ज दे रहा होता। ठीक है। हम्म। तो हमें जब ये समझ आया कि भाई सभी देशों के ऊपर कर्ज है, तो फिर एक चीज और ध्यान दी हमने कि भाई जो हमारा भारत है, भारत के ऊपर हाँ। भी कर्ज है। ठीक है। और फिर हमने बिल्कुल। देखा कि भारत के अंदर जो व्यापारी वर्ग है, जितने भी हम्म। व्यापारी हैं वो भी सब कर्जे हम्म। में है। सारे व्यापारी कर्जे में, आप देखिए सबकी चलती रहती है, सब कर्ज के अंदर है सारे व्यापारी। आप फिर देखिए जी कि उसके बाद आप आ जाए किसानों के पास, तो किसान भी सारे कर्जे के अंदर है। आप, जो एक मिडिल क्लास जिसे बोला जाता है जो नौकरी में जाती है, उनके ऊपर भी जी। किसी ना किसी तरीके का कर्ज है, हर कोई कोई ना कोई ईएमआई भर रहा है अपनी। हम्म। ठीक है। तो हम्म। ये जब सभी के ऊपर कर्ज है तो एक कर्ज आ कहां से रहा है, कौन दे रहा है इतना पैसा। और इतना पैसा अगर कोई दे रहा है तो उसके पास ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि भाई इतना पैसा बना के दे रहा है। क्योंकि हम कभी सुना करते थे कि भाई सोने के आधार पर पैसा बनता है, तो भाई इतना हम्म। सोना किसके पास रखा हुआ है कि इतना कर्ज पूरी दुनिया को बांट दिया, सारी दुनिया को बांट दिया, सारे बिल्कुल। लोगों को बांट दिया, दुनिया के अंदर लोग, मतलब गांव गांव तक कर्जा पहुंचा दिया अपना, इतना पैसा किसके पास है। हम्म। तो ये बात जब देखी तो फिर हमें पता लगा कि भाई ये कर्ज की सिस्टम शुरू कैसे हुई। फिर हम लोग वहां तक पहुंचे कि भाई ये कर्ज अच्छा। का सिस्टम शुरू कैसे हुआ था। तो शुरू में अच्छा। जब गए तो उसमें पता लगा कि भाई जब पहले पश्चिम के देशों में जो सुनार हुआ करते थे, ये सुनारों की अच्छा। व्यवस्था से इस व्यवस्था की पूरी शुरुआत हुई। सुनार क्या किया ओके। करते थे, सुनार जब लोग उनके पास सोना जमा करने आते थे तो उनके पास क्या था, बड़ी बड़ी सेफ हुआ करती थी जिसके अंदर सोना सुरक्षित रख सकते थे। तो जी समाज में लोग सोचते थे कि भाई असुरक्षा है अगर लोग चोरी वोरी कर लें। ये मैं पश्चिम की बता रहा हूँ, भारत की बात नहीं है ये, जी पश्चिम जी। के जी। देशों की बता रहा हूँ, ब्रिटेन की, इधर की। वहां पे क्या था कि भाई लोग अपना सोना इनके पास आके जमा कर दिया करते थे, सोनारों के पास। हम्म। तो जब हम्म। लोग सोना जमा करते थे तो ये क्या किया करते थे, उन लोगों को एक पर्ची बना के दिया करते थे। ओके। पर्ची जब बना के दिया करते थे तो उस पर्ची पे एक चीज लिखा करते थे कि मैं धारक को जितने तोला चोला उसने चांदी या फिर सोना जमा किया है, उतने हम्म। तोला चांदी देने का वचन अदा करता हूं। और वो पर्ची अच्छा। व्यक्ति को दे दिया करते थे। अब ये जो अच्छा। पर्ची में मैंने कुछ शब्द बोले, ये शब्द आपने शायद कहीं और भी लिखे देखे होंगे।
आज जो आपके हाथ में एक नोट होता है, उस नोट के ऊपर भी यही शब्द लिखे होते हैं कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन अदा करता हूं। ठीक है, तो भाई आपके हाथ में तो वो 100 का नोट है, उस 100 के बिल्कुल नोट के ऊपर ये बात लिखी हुई है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन अदा करता हूं। तो इसका मतलब क्या है भाई? आ तो गया मेरे बिल्कुल पास अब वचन, और इसके ऊपर क्या है? इसका मतलब ये वचन का नोट है। इसका मतलब ये असली एकदम में 100 रुपए बिल्कुल नहीं बिल्कुल है, 100 रुपए बिल्कुल। नहीं है, ये 100 रुपए का वचन है सिर्फ। तो इसमें वो क्या किया करता था, जब सोनार उसको लिख के दे देता था कि भाई मैं आपको इतना देने का वचन अदा करता हूँ, व्यक्ति उस रसीद को लेके चले जाता था। वो रसीद इसलिए होती थी कि भाई कभी किसी को जरूरत पड़े तो वो रसीद आके सोनार को दिखाएगा, सोनार उसको सोना दे देगा और वो अपना ले जाएगा अपना मैंने सोना। जस्ट लाइक अ वाउचर। हाँ, मतलब एक तरीके से भाई लिख के दे दिया कि भाई हाँ, मेरे लिख पास के जमा देगा है आपका पर्ची सोना। टाइप। हाँ हाँ, लिख, बिल्कुल। मेरे पास जमा है, जब आपको चाहिए हो तो मैं दे दूंगा, और ये हम्म, लिख दिया कि भाई मैं आपको वचन देता हूँ कि दे दूंगा। बिल्कुल। तो इससे हुआ क्या कि लोग जमा करने लग गए। तो सोनारों को एक चीज समझ आई कि भाई जितने लोग हमारे पास सोना जमा करते हैं, उसमें से हम्म, मोटा मोटी 10% लोग ही अपना सोना वापस लेने आते हैं। भाई जैसे किसी के घर में कोई विवाह का समारोह हो गया या किसी को अचानक से पैसे की जरूरत हम्म, पड़ गई, तभी व्यक्ति लेने आते हैं। अधिकतर क्या हो रहा है कि जब आपको और मुझको एक्सचेंज करना होता है, तो मैं हम्म, क्या करता हूं कि वो जो पर्ची है मेरे हाथ में, मैं वो पर्ची आपको दे देता हूं। भाई मुझे मान लीजिए आपसे जूते खरीदने हैं, तो मैंने आपको वो हम्म, पर्ची दे दी कि भाई जूते तो मैंने आपसे ले लिए, अब जूते की पेमेंट के रूप में आप मुझसे पर्ची ले लीजिए, और इस पर्ची से आप सोनार के पास चले जाना, सोना ले लेना। भाई मैं सही आपको सही। सोना लाके दूं, बदले में आप पर्ची ले लो, बिल्कुल आप बिल्कुल। ले आना सोनार से। तो क्या हुआ, सोनारों ने एक चीज देखी कि ये जो पर्ची थी ये घूमने लग गई समाज के अंदर, ये पर्ची चलने लग गई। भाई लोग एक हम्म, दूसरे को एक्सचेंज के मीडियम के तौर पे पर्चियां देने लग गए कि भाई तुम ये ले लो, तुम उनसे ले लेना। तो उन्होंने देखा कि भाई एक समय पे केवल 10% लोग ही अपना असली में सोना मांगने आते थे इनके पास कि भाई पर्ची हम्म, दे दो और सोना दे दो। उसमें से बिल्कुल। बाकी जो 90% लोग थे वो अपना पैसा मांगने नहीं आते थे। तो इन्होंने क्या किया सोनारों ने, भाई मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, अगर सोनारों हम्म, के पास 100 तोला सोना जमा है, 10 हम्म, लोगों ने अपना 10-10 तोला सोना सोनारों के पास जमा करवा दिया कि भाई ये हम्म, रखो, और पर्ची वो ले गए, पर्ची वो घुमा रहे हैं आपस में। अब उसमें से ठीक। जो 10 लोग हैं उसमें से बस एक आदमी इनके पास लेने आता था, इन्हें पता लग हम्म, गया कि भाई एक ही आदमी लेने आ रहा है। तो इन्होंने क्या करा, उस एक आदमी का जो 10 तोला सोना था ना, सिर्फ उसको अपने पास रखा। बाकी का जो इनके पास 9 तोला सोना था, है ना, हम्म, मतलब कि 90%, 9 तोला सोना जो इनके पास था, वो हम्म, इन्होंने क्या करा, मतलब सॉरी 90 तोला सोना, मैंने 100 तोला सोना बोला ना, तो 90 तोला हम्म, सोना जो था, वो 90 तोला सोना इन्होंने क्या करा, इन लोगों को बिना बताए जिनका वो सोना था, वो लोगों को हम्म, कर्ज पे देना शुरू कर दिया। समझ आई बात? क्योंकि क्या समझ करा भाई, गया। 10-10 तोला 10 लोगों का इनके पास जमा था, 100 तोला क्योंकि सोना तो टेन टोटल था इनके परसेंट ही पास। लेने आए हैं, बाकी तो सब हाँ, जमा है मतलब 90%। इन्हें पता लग गया कि भाई एक आदमी लेने आएगा तो 10 तोला सोना उसका रख लिया अपने पास, बाकी का बिल्कुल जो बिल्कुल नब्बे बिल्कुल। तोला सोना था उसको फिर से कर्जे पे दे दिया। भाई जैसे मैं आया सोनारों के पास कि भाई मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो पहले ये दे नहीं पाते थे, लेकिन जब इन्हें बात समझ आ गई कि भाई हम दे सकते हैं, तो उन लोगों को बिना बताए उस 90 तोला में से उसको कर्ज दे देते थे कि भाई ये लो पैसे ले लो, हमारे पास है, हम दे सकते हैं तुम्हें। दे दिए पैसे। अब उसको पैसे देते तो फ्री में तो देंगे नहीं, उस पर इन्होंने क्या बिल्कुल करा, उस पर लगाया ब्याज। वहां से इन लोगों ने ब्याज के सिस्टम की शुरुआत करी। ब्याज के सिस्टम की सही शुरुआत सही उससे पहले सही। नहीं थी, उससे पहले नहीं हम्म, चलती थी, ब्याज के सिस्टम की हम्म, शुरुआत इन्होंने करी कि भाई उस पे ठीक। इन्होंने लगाया ब्याज, उस पे इन्होंने बोल दिया कि भाई हमें आप इस पे थोड़ा सा ब्याज दे देना, 6% ब्याज हम्म, दे देना। तो हम्म, क्या करा, दूसरे के ही सोने को कर्ज पे दे दिया और उस पे ब्याज मांग लिया। अब लोग क्या करते थे, वो सोना लेके गए, आपस में खर्चा, बिल्कुल खर्चने के बाद क्या होता था, किसी और को दिया तो वो व्यक्ति भी आके वापस बैंक में जमा करेगा। सही। समझ रहे हैं? तो वो जो बिल्कुल 90 तोला बिल्कुल। सोना होता था, एक समय बाद वो भी घूम फिर के इन्हीं के बैंक में आके जमा हो जाता था। सही ठीक है, सही सही फिर ये क्या करते थे, सही। उस 90 तोला का भी 10% रखा। ठीक है, वहां नौ से भी नौ हाँ। तोला सोना रख दिया, उसका 9 तोला रखा, और फिर उसका फिर से 81 तोला फिर से कर्ज पे दे दिया, उस पे भी ब्याज कम आया। तो जब ये प्रक्रिया लंबी चलती है, लंबी चल जाती है, तो उसके बाद क्या हुआ इनके पास, हम उसे देखते हैं, इन्होंने मोटा मोटी लगभग जितना इनके पास रखा हुआ था रिजर्व में, उससे 9 गुना ज्यादा इन्होंने लोगों के बीच में वो कर्जे पे दे दिया पैसा, है ना। ये तो मैंने आपको थोड़ा सिंपल करके बताया, असलियत में ये लोग क्या हम्म, करते थे, जो पूरा 100 तोला था ना, वो पूरा 100 तोला ही अपने पास रखते थे, और उसका
जो ऐसे कोई मांगने आया तो उसको सोना भी नहीं देते थे, उसको कह देते थे कि भाई सोना लेके क्या करोगे, ये जो हमने पर्ची लिखी है लो पर्ची ले लो, पर्ची चला लेना आप। समझ गए भाई? अच्छा किसी ने अच्छा। कोई दोस्त कोई 10 तोला इनसे कर्ज मांगने आया कि 10 तोला सोने का कर्ज दे दो, तो उसे 10 तोला सोना भी नहीं देते थे, अपने पास सोना भी रखे रहते थे। ठीक है, अच्छा। उसको 10 तोले की पर्ची काट के दे देते थे कि ये पकड़ो। ठीक है, और हम्म। हमें वचन दे देते थे, उससे वचन लिखवा लेते थे कि भाई मैं अच्छा। आपको ये 10 तोला सोना 11 तोला करके वापस लौटा दूंगा। उससे लिखवा लेते थे, उसको रख लेते थे अपने पास, और उसको एक पर्ची काट के पकड़ा दी भाई, घुमाते रहो। ठीक है, तो ये मैंने प्रक्रिया तभी जब समय चलती का रही, चिट फंड। हम्म हाँ, तो मतलब वो पर्ची चला दी और उसपे ब्याज कमाते थे एक तरीके से। हम्म तो हम्म, ब्याज तो इन्होंने तो कोई मेहनत नहीं करी सोनार ने, ब्याज तो बिल्कुल। ये समझिए उसी पैसे में से इन्होंने उसी पैसे का ब्याज ले लिया, वो सोना अपने पास हम्म रख हम्म लिया। हम्म तो वो हम्म सोना क्या हुआ एक तरीके से, इनके पास जब 6-6% ब्याज लगाते गए, तो वो धीरे हम्म, धीरे सोना इनका होता गया। अब लोगों की जी। सोने पे से मालिकियत खत्म होती चली गई, क्योंकि ब्याज के रूप में इनके पास इकट्ठा हो रहा है वो सोना। सही ठीक है, सही तो सही। जब हम एकदम। देखते हैं तो एक एक समय बाद जाके पूरा जो 100 तोला सोना था वो इनके इनके पास जमा हो जाता है, और बाकी जो पूरे समाज होता है उसके बीच में पर्चियां ही पर्चियां चल रही होती हैं एक समय बाद जाके, है ना? तो इसको प्रक्रिया को चलने में कुछ समय लगते हैं, समय लगता है इसको चलने में। तो क्या चेन हो हुआ गया फिर ये, पूरी चेन पूरी चेन सिस्टम। हाँ, पूरा ये तो फिर क्या हुआ कि जब ये चीज इनकी चली तो उसके बाद फिर इन्होंने बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत करी दुनिया के अंदर, हम्म सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत। बैंकिंग के हम्म अंदर भी बिल्कुल सेम प्रक्रिया जैसे मैंने आपको बताई है, उसी तरीके से आज भी बैंक उसी तरीके से पैसा बनाते हैं। जब आप बैंक के पास कर्ज लेने जाते हैं, तो आप बैंक को कहते हैं कि भाई मुझे 10 लाख रुपए का कर्ज चाहिए, मुझे गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, मुझे 10 लाख हम्म रुपए का कर्ज चाहिए। बैंक कहता है ठीक है, आप हमारे पास कुछ भी रखवा दो, और आपसे हम्म एक वचन लिखवाते हैं कि भाई मैं इस 10 लाख रुपए को, जितना भी ब्याज उन्होंने लगाया, 11 मान लीजिए 11 लाख करके आपको लौटा दूंगा। हम्म आपने वो बैंक को लिख के दे दिया। अब बैंक हम्म, क्या करता है, बैंक आपके उस वचन को अपनी हम्म, संपत्ति मानता है एक तरीके से, आप अच्छा समझ रहे हैं? अपनी अच्छा। संपत्ति मानता है बैंक उसे, कि भाई हम्म ये हमारी संपत्ति है, जैसे एक प्लस माइनस का अकाउंट चलता है बैंक के अंदर। तो हम्म। बैंक उसको अपने पास अपनी संपत्ति मान के रख लेता है, आपके वचन को, और आपके हम्म, वचन को संपत्ति मान के रखता है, उसके बाद आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए लिख देता है। ठीक है, अब वो जो दस सही। लाख रुपए बैंक ने लिखे हैं, वो आप हम्म सुनार वाली व्यवस्था से समझिए कि बैंक ने वो बिल्कुल वाले बिल्कुल 10 लाख रुपए बिल्कुल। नहीं लिखे हैं कि जो लोगों ने 10 लाख रुपए जमा कर रखे हैं बैंक में, बैंक ने उससे कम से कम 9 गुना ज्यादा पैसा बनाते हुए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए लिखे हैं। सही। समझ गए? ठीक है, बिल्कुल अब वो जो बिल्कुल। बैंकों के पास भी आज कैश रिजर्व रेशियो होता है, तो कैश रिजर्व रेशियो बैंक क्या करते हैं, बैंक लोगों के जमा पैसे में से भी कैश रिजर्व रेशियो रख सकते हैं। और कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, इतना कर्ज बांट देते हैं, उसे इतनी बड़ी मात्रा में कर्ज बांट देते हैं कि फिर ये लोग क्या करते हैं, उस रिजर्व रेशियो को रिजर्व बैंक से कर्जे पे ले लेते हैं। बैंक, ये जो कमर्शियल बैंक है जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, या कोई छोटे छोटे आपके गली नुक्कड़ पे आपने बहुत बैंक देखे हैं, इन सब बैंकों हम्म। के हाथ में आज पैसे बनाने की पूरी प्रक्रिया है। या आपको लोन दे देते हैं, जब आप लोन लेते हैं, इनको वचन देते हैं, तो ये लोन बांट के उसके बाद रिजर्व रखने के लिए रिजर्व बैंक से भी अपना अपना पास रिजर्व रख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक एक तरीके से क्या काम बिल्कुल। करता है, ये, जितना भी देश के अंदर पैसा है वो सारा पैसा ये कमर्शियल बैंक बनाते हैं, रिजर्व बैंक नहीं बनाता। लोगों के अच्छा। दिमाग में भ्रम है कि भाई रिजर्व बैंक पूरे देश के लिए पैसा बना रहा है, जबकि असलियत में इस पूरी प्रक्रिया को आप देखोगे तो उस पूरी प्रक्रिया में या बैंकों का माइजल किताब में पूरी विस्तार से समझाई गई है कि भाई ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, बहुत चीजें होती हैं उसके अंदर। क्या होता है, ये कमर्शियल बैंक जो होते हैं ये पूरा पैसा बना रहे हैं देश का, लगभग आप ये समझिए 90 से 95% पैसा देश का जो है वो कमर्शियल बैंक्स बना रहे हैं। रिजर्व बैंक क्या करता है, रिजर्व बैंक एक मीडिएटर के रूप में काम कर रहा है। उदाहरण से समझाता हूं आपको, जैसे कि भारत सरकार है, भारत सरकार ने अपना एक बजट बनाया कि भाई, मैं आपको सिंपल उसमें बताता हूँ कि भाई हमें 10,000 रुपए चाहिए। भारत सरकार ने बोला कि भाई हमें 10,000 रुपए चाहिए, और वो रिजर्व बैंक के पास जाती है भारत सरकार कि भाई हमें 10,000 रुपए चाहिए, हमें खर्चने हैं, हमारा बजट है इस साल का। तो रिजर्व बैंक कहता है कि ठीक है भाई, 10,000 रुपए मैं आपको देता हूँ, और उसके बदले में आप मुझे इतने करके लौटा देना। ठीक है, वो 10,000 को 11,000 करके लौटा देना, मान लो ब्याज के रूप में। हम्म एक हम्म पर आप मान लो कि भाई 10%, तो इतना करके आप हमें लौटा देना। तो भारत सरकार उसमें क्या करती है, भारत सरकार एक बॉन्ड लिख के देती है रिजर्व बैंक को। आपने देखा होगा कि भाई गवर्नमेंट एक बॉन्ड लिख के देती है रिजर्व बैंक को कि भाई हम 10,000 रुपए एक साल बाद 11,000 रुपए करके आपको लौटा देंगे। ये वचन अच्छा। देती है सरकार, उसे कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड।
वो गवर्नमेंट बॉन्ड रिजर्व बैंक के पास जाता है। रिजर्व बैंक उस बॉन्ड के बदले में उस बॉन्ड को अपने पास रख के भारत सरकार को 10,000 रुपए बना के दे देता है। ठीक है, भारत सरकार उस पैसे को समाज में खर्च कर देती है, लोगों में। अगर हम ये मान लें कि सरकार ईमानदार है तो उसने पूरे 10,000 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, वरना तो थोड़ा बहुत तो भ्रष्टाचार भी कर लेते हैं, उस 10,000 में से भी रख लेते हैं कुछ पैसे, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई पूरे 10,000 रुपए ही उसने खर्च दिए समाज में जाके। अब वो जब 10,000 रुपए खर्च देती है तो ये जो लोग क्या करते हैं, लोग उन पैसे को आपस में करके बैंकों में जमा कर देते हैं, ठीक है। वो पैसा घूम फिर के कमर्शियल बैंकों के पास आ जाता है। कमर्शियल बैंक उस पैसे को रख के अपने पास 9 गुना पैसा और बना देते हैं, ठीक है, लोन पे बांट बांट के उसको और बना देते हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर जब बहुत ज्यादा पैसा बना देते हैं तो उससे एक दौर ऐसा आता है कि महंगाई बढ़ जाती है देश के अंदर। जब कमर्शियल बैंक अंधाधुंध पैसा बना रहे हैं और अलग अलग जगह पैसा लगाते हैं, भाई किसी सेक्टर में लगाया किसी सेक्टर में नहीं लगाया, तो उससे क्या होता है एक समय बाद जाके महंगाई आ जाती है देश के अंदर। तो रिजर्व बैंक फिर क्या कहता है कि भाई अब देश में महंगाई आ गई है, तो महंगाई कम करने के लिए रिजर्व बैंक क्या कहता है कि हमें ओपन मार्केट ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि रिजर्व बैंक जो सरकारी बॉन्ड रिजर्व बैंक के पास होता है, जो शुरुआत में सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया था पैसे के बदले में, वो बॉन्ड रिजर्व बैंक फिर से बेच देता है कमर्शियल बैंकों को, ठीक है। वो बॉन्ड फिर से बेच दिया जाता है, उस बॉन्ड को बेचता है तो उस बॉन्ड की बिक्री से सेम सिस्टम, हाँ, वो बॉन्ड जो आपने बताया गोल्ड के पर सेम सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिजर्व बैंक क्या करता है, उस बॉन्ड की बिक्री करता है, उसकी बॉन्ड की बिक्री की जाती है कि भाई 10,000 रुपए का बॉन्ड है, किसको चाहिए, तो वो बेचा जाता है। जब वो बिकता है तो फिर से 10,000 रुपए रिजर्व बैंक के पास आते हैं। तो आप देखिए रिजर्व बैंक ने शुरुआत में 10,000 रुपए सरकार को दिए थे, वो घूम के फिर से रिजर्व बैंक के ही पास आ गए, ठीक है, वो रिजर्व बैंक के पास ही आ गए पैसे। और जो समाज में जो पैसा घूम रहा है वो घूम रहा है कमर्शियल बैंकों का, जो कमर्शियल बैंकों ने उधार पे लोगों को दे रखे, कर्ज पे जो दे रखे हैं, जिनका ब्याज वो वसूल रहे हैं। तो इस प्रक्रिया से 90 से 95% पैसा कमर्शियल बैंक बनाते हैं, ना कि रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ने क्या करा, एक तरीके से मीडिएटर का रोल प्ले करा इस पूरी प्रक्रिया में। आप देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल एक मीडिएटर का ही रोल प्ले किया उसने, कि भाई सरकार से बॉन्ड ले लिया, सरकार को जो पैसे दिए वो पैसा घूम के फिर उसके पास ही आ गया, और सरकारी बॉन्ड भी बिक गया, बिक के वो सरकारी बॉन्ड किसके पास आ गया, कमर्शियल बैंकों के पास। तो आप एक तरीके से देखिए सरकार ने कमर्शियल बैंक को बॉन्ड दिया और कमर्शियल बैंकों ने सरकार को पैसे बना के दे दिए। तो रिजर्व बैंक ने क्या करा, एक मीडिएटर का रोल तो प्ले किया इस चीज में। तो रिजर्व बैंक देश के पैसे नहीं बनाता, पूरे कमर्शियल बैंक ही बनाते हैं। और रिजर्व बैंक क्या करता है कि इसी से महंगाई और मंदी भी आती है, इस पैसे की पूरी व्यवस्था से। अगर आप देखें कि जो देश के अंदर मंदी आती है, मंदी आने का मुख्य कारण क्या होता है, मंदी रिजर्व बैंक जो एक नियम कायदे कानून बनाता है इस चीज के, वो इस चीज से लेके आता है मंदी की। जैसे मान लीजिए जो ब्याज का दर होता है, ब्याज का दर रिजर्व बैंक तय करता है कि भाई बैंक इतनी ब्याज पे लोगों को कर्ज देंगे। तो जब रिजर्व बैंक ब्याज दरें कम कर देगा कि भाई अब कम ब्याज पे लोगों को कर्ज मिल सकता है, तो क्या होता है उससे कि ज्यादा लोग बैंक से कर्ज लेने जाते हैं, ज्यादा लोग जाएंगे कि भाई कम ब्याज देना पड़ेगा, भैया मुझे अगर कार खरीदनी है, कल 6% का ब्याज था तो अब 3 हो गया, तो ज्यादा लोग पैसा लेने आएंगे बैंक के पास से, ठीक है। तो लोग जब बैंक के पास से पैसा लेने के लिए आते हैं, ज्यादा पैसा लेने आते हैं, तो बैंक बहुत बड़ी मात्रा में लोन बांटते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में जब लोन बांट रहे हैं तो उससे क्या होता है, फिर एक समय बाद जाके महंगाई का दौर आता है, ठीक है, उससे महंगाई बढ़ जाती है, समाज के अंदर महंगाई बढ़ जाती है। इस तरीके से ये लोग महंगाई लेके आते हैं। तो आप देखते हैं ना, जैसे कि भाई दिन रात ये जो चीजों के दाम बढ़ते रहते हैं, ये इन वजहों से बढ़ते हैं। एक तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में लोग कर्जा बांटते हैं और उसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। और महंगाई के और भी कुछ कारण है, वो मैं और आगे बताऊंगा, बात करेंगे। तो महंगाई का सिर्फ यही कारण नहीं है, और भी कई कारण है जो कि वो भी अंतरराष्ट्रीय ताकतों से ही कंट्रोल होते हैं, अर्थव्यवस्था से ही कंट्रोल होते हैं। वो दूसरे मैं आपके बात को पकड़ते हुए, लिंक लेते हुए बता रहा हूँ। अभी अंतरराष्ट्रीय ताकतों की बात की है आपने, तो ये अंतरराष्ट्रीय ताकत हम लोग कहीं ना कहीं सुनते हैं, कुछ नाम जी, कुछ आइडेंटिफाइड नहीं है ये सारे आज के डेट में, लेकिन ये नाम सब जगह में जो थोड़ा बहुत काम करते हैं ये कॉन्स्पिरेसीज के ऊपर, ये नाम वो उनकी जबान में, उनके दिमाग में रहता है। रॉथस्चाइल्ड, रोकोफेलर, बिल्डर्सबर्ग, ऑल टोटल इल्यूमिनेटी। तो ये इल्यूमिनेटी और ये बैंकों और भारतीय या ग्लोबल अर्थनीति का जो मामला है, जो षड्यंत्र है,
कहीं ना कहीं हम्म। क्या ये इल्यूमिनाती ग्रुप्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ये आपको लगता है? नहीं, देखिए इसको आपको ऐसे समझना होगा, जो मैं बैंकिंग की जो पूरा सिस्टम बता रहा हूँ, ये जो हम्म पूरी बैंकिंग खड़ा किया गया, ये बैंकिंग हम्म। खड़ा इन्हीं लोगों ने किया है। जो मैंने सोनारो की बात बोली, ये हाँ बिल्कुल। सोनारो के अंदर यही लोग थे, इन्हीं की फैमिलीज थी, ये जो सोनारी का काम किया करती थी एक समय पर, रॉथशील्ड परिवार, रॉकफेलर परिवार, हम्म। ठीक है। अच्छा तो अच्छा अच्छा जी अच्छा। जी जी, यही परिवार थे, मैंने उस समय नाम नहीं लिया, मैं आगे चल के इसमें बता, तो इन्हीं जो लोगों ने सेकेंड इस वर्ल्ड चीज वॉर की, को भी मोबिलाइज किए थे ये लोग, फर्स्ट रॉथस्टाइल्ड। वर्ल्ड वॉर को भी, सेकंड वर्ल्ड वॉर को भी, दोनों वर्ल्ड वॉर इन्होंने ही कराए दोनों थे। को। ओके। दोनों, और दोनों तरफ को एक ही परिवार ने फंड किया था, एक ही परिवार, इसको जर्मनी को भी, और इन दोनों, मतलब कि जो दोनों पावर सी, एलाइड और जी एक्सिस, जी जी दोनों को जी जी यही जी। लोग फंड कर रहे थे, दोनों को हथियार यही लोग पहुंचा रहे थे उस समय। क्योंकि देखिए बात होती है कि जिसके हाथ में पैसे बनाने की ताकत होती है, वो जी दुनिया की दशा तय करता है, कि भाई बिल्कुल हमें बिल्कुल। अगर दुनिया में युद्ध करवाना है तो वो लोग युद्ध करवा सकते हैं। तो इन लोग, ये जो आपने नाम लिए, रॉथशील्ड, रॉकफेलर या मॉर्गन, ये पिल्डर्सबर्ग, हाँ। परिवार है। बिल्डरबर्ग कोई परिवार नहीं है, बिल्डरबर्ग एक होटल का नाम है। ये क्या हुआ अच्छा, था ये कि उस, ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, अच्छा। नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन लोगों ने बोल दिए कि बिल्डरबर्ग एक ऑर्गेनाइजेशन है। असलियत में क्या अच्छा। था कि ये लोग अपनी मीटिंग्स करते हैं, भाई आपको इतने बड़ी चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए मीटिंग करनी पड़ेगी आपस में। तो ओके मीटिंग ओके। अब किसी जगह पे करते हैं तो कहाँ करें? तो एक बार इन्होंने बिल्डरबर्ग, एक होटल है, उसके अंदर मीटिंग करी थी। बिल्डरबर्ग अच्छा। होटल के अंदर इन्होंने मीटिंग करी, तो वो क्या थी, काफी लोग उस मीटिंग में आए थे, बहुत बड़े बड़े डेलीगेट्स थे। तो अक्सर क्या होता है, ऐसी मीटिंग्स की खबर न्यूज रिपोर्टर को रहती है कि भाई एक ऐसी मीटिंग होने वाली है, तो वो उसको प्रकाशित करते हैं, लिखते हैं कि भाई इस मीटिंग का एजेंडा ये है, इसमें ये लोग शामिल होंगे, है ना, ये बात हुई ऐसे। लेकिन इसका मीटिंग का क्या था, इस मीटिंग का कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया था, कुछ भी सार्वजनिक नहीं अच्छा किया गया। इस मीटिंग का एजेंडा क्या है वो भी नहीं बताया गया। तो लोगों को फिर ये समझ आया कि भाई इन लोगों ने इस चीज के लिए मीटिंग करी है कि भाई दुनिया के अंदर एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कैसे बनाई जाए, उस चीज के ऊपर ये मीटिंग्स होती थी। तो उसमें लोगों ने इनको क्या कह दिया कि अब उस ग्रुप का कोई नाम नहीं है तो नाम क्या दे, भाई बिल्डरबर्ग ग्रुप ही नाम रख दिया, उसका होटल के नाम से ही इस अच्छा। ग्रुप का नाम रख ओके दिया। ओके ओके तो ओके। उस चीज से इसका नाम बिल्डरबर्ग ग्रुप नाम रख दिया गया था। तो समझ गया। बिल्डरबर्ग कोई फैमिली नहीं है, बाकी रॉथशील्ड, रॉकफेलर, मॉर्गन, स्केफ, ये सब फैमिलीज हैं, ये परिवार हैं जिनके हाथ में दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था है। तेल का हम्म बिजनेस हो जाए, चाहे वो स्टील का बिजनेस हो, चाहे वो हम्म। बैंकिंग हो, पूरी पूरी की पूरी इन लोगों के हाथ में है। और जो दुनिया के अंदर जो रिजर्व बैंक्स हैं, जैसे कि भारत के अंदर जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जी अमेरिका के जी अंदर जी। फेडरल रिजर्व बैंक है, हम्म ब्रिटेन के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ठीक है, जितने भी हम्म देशों के अंदर जो सेंट्रल बैंकिंग का ये जो पूरा सिस्टम है, इन्हीं लोगों ने खड़ा हम्म। किया, ताकि उस देश की ओके। अर्थव्यवस्था को चलाया जा सके, और उस अर्थव्यवस्था को चला के उस देश को एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसे ये लोग कहते हैं कि भाई एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वहां तक न्यू लेके आ ऑर्डर। जा सके। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या, कि भाई दुनिया की एक ही सरकार होगी, दुनिया की एक ही करेंसी, ठीक है, दुनिया का एक ही रिलीजन, एक ही आर्मी, वहां तक ये उन चीजों को लेके जाना चाहते हैं। इनका एक बहुत पुराना इतिहास है, हमने इन लोगों का लगभग 4,000 साल पुराना एक इतिहास पूरा बिल्कुल हमने बिल्कुल, इनका मैंने, खंगाला है। हाँ हाँ, आई सॉ, मैंने देखा। इनकी पूरी फैमिली की ब्लड लाइन का पीछे लेके हम इनका गए, इनका एक पूरा इतिहास निकाला, हम धीरे धीरे रखेंगे हाँ, ये यूट्यूब चैनल देखने के का ऊपर। सौभाग्य हुआ था मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ। जी जी, तो वो इनका इतिहास निकाला है कि भाई न्यू, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। क्योंकि अक्सर लोग क्या सोच लेते हैं जब इस बारे में लोगों को बताया जाता है कि भाई ठीक है, पैसे वाले लोग हैं, पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा है, तो इसलिए ऐसा जी। सोच रहे होंगे भाई कि दुनिया पे हमारा शासन होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि उन्हें, मतलब लोग क्या सोचते हैं कि इन्हें पैसे कमा रहे हैं, तो पैसे कमाने में कुछ लोग दब जाते हैं, कुचल जाते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत क्या है। बात ये नहीं है, बात उनको पैसा कमाना उनका लक्ष्य नहीं है। आप ये सोचिए अजय जी कि भाई उन लोगों को पैसा कमाना नहीं है, वो पैसा बना रहे हैं, ठीक है, वैसा बना रहे, पैसा वो बना रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग मनी, वैसे बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि बात यह है कि एक व्यक्ति ने लिखी है ये बात कि भाई अगर आप इन लोगों से इनकी हम्म। सारी संपत्ति भी छीन लो ना, इनकी संपत्ति का मोटा मोटा एक अनुमान है 500 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। 500 ट्रिलियन डॉलर की इनकी एक संपत्ति है, वो उसको कहीं प्रकाशित नहीं किया जाता। बिल गेट्स, जेफ हम्म। बीजोस को ऊपर रख देते हैं कि भाई ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, जबकि वो नहीं है। उनसे बात ये है, इनको सामने इसलिए नहीं रखा जाता ताकि लोगों का निशाना ना बन पाए ये लोग। भाई लोग आज निशाना किसको बना रहे हैं इस पूरे पैंडेमिक के लिए, किसको? भाई बिल गेट्स है, पूरा गेट्स सारा को, दोषी बिल गेट्स है, गेट्स को। ठीक है, बिल्कुल। जबकि बिल गेट्स एक बहुत छोटा सा मोहरा है, बहुत छोटा सा मोहरा। बिल गेट्स को
कोई भी व्यक्ति जो उस शिखर पे पहुंचा है वो उनकी मर्जी के बिना नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बैंक ही कंपनीज को फाइनेंस करती है, बैंक ही कंपनीज को फाइनेंस करते हैं। भाई आपको कोई भी कार्य करना है, मान लीजिए वॉलमार्ट भारत के अंदर आती है या कोई भी कंपनी भारत के अंदर आती है, तो उसको फाइनेंस बैंक करता है वो। क्योंकि देखिए दुनिया के अंदर पैसा जो है ना, पैसा हमेशा कर्ज पर ही बनता है, हमेशा कर्ज पर ही बन रहा है। अगर आप बैंक से 10 लाख रुपए कर्ज पर ना लेने जाएं तो बैंक कभी भी समाज में 10 लाख रुपए नहीं आएंगे। समझ गए आप अजय जी ये बात? ठीक है, एकदम अगर आपकी क्लियर जेब क्लियर। में 10 रुपए या 100 रुपए भी आपकी जेब में रखे हुए हैं ना आज, तो वो जी कभी किसी ने कर्जा लिया था, वो कर्जा लिया, मार्केट में घूमा, आपकी जेब में आ गया और आप उस पैसे को बैंक में जमा कर देंगे। वो पूरी प्रक्रिया ऐसी है। अगर कोई कभी बिल्कुल 100 रुपए का कर्जा ना लेता तो आपकी जेब में आज वो 100 रुपए भी ना पड़े होते। ठीक है, इसलिए सारा पैसा कर्ज पर ही बनता है। इसीलिए मैंने जो शुरू में बताया था ना कि भाई सब देशों के ऊपर कर्ज चल रहा है, कर्जा है सब देशों के ऊपर, डेप्ट है। तो डेप्ट क्यों भाई? खर्चा करते हैं, स्पेंडिंग कर रहे हैं तो कर्जा लेके ही स्पेंडिंग करते हैं, जबकि भारत सरकार अपना खुद का पैसा बना सकती है। भारत सरकार, ये चीज हमने इस किताब में पूरी अच्छे से लिखी हुई है बैंकों का मायाजाल के अंदर, कि जी भारत जी जी। सरकार अपना खुद का पैसा बना सकती है, लेकिन फिर एक भी बार वो कर्ज पे लेती है, उसका ब्याज जरा देती डिस्प्ले में दिखाइए कैमरे में थोड़ा सा है। जी जी। दर्शकों को। ये बुक है, ठीक है, ये रवि कोहाड़ जी ने इस किताब को लिखा। आईआईटी जी दिल्ली से जी वो पास आउट है। तो जब उन्हें पूरी व्यवस्था समझ आई तो उसके बाद उन्होंने इस किताब को लिखा। और जो मैं बातें बता रहा हूँ वो अधिकतर इस किताब के अंदर है, जितनी भी मैंने बातें बताई वो सारी जी लगभग जी इसके जी। अंदर ही है। तो इन्हीं लोगों ने मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर सेंट्रल बैंकिंग एक सिस्टम खड़ा किया और उसी के माध्यम से प्रथम विश्व युद्ध भी करवाया, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध भी। और उसके बाद फिर एक डॉलर का एक साम्राज्य इन्होंने खड़ा करा। उसके ऊपर भी एक अगली किताब हम लोग लिख रहे हैं, वो किताब जल्दी आएगी, भारत में डॉलर राज। तो वो डॉलर की हम व्यवस्था एक लिखेंगे कि भाई डॉलर के माध्यम से कैसे ये लोग हमारे संसाधन को कौड़ियों के भाव में लूट के ले जाते हैं। बिल्कुल डॉलर के मुकाबले हमेशा हमारे रुपए को कम करवाते हैं, जानबूझ के कम करवाया जाता है, सरकार कम करती है ताकि भाई जी। बाहर से कोई आए तो उसको सस्ते में चीज मिले और वो जब हमें बेचेगा तो हमें महंगी खरीदनी पड़ती है। ये कंडीशंस होती हैं, हमारे कर्ज लेने की बहुत सारी कंडीशंस अच्छा, ये ये भी हम होती हैं। मजबूर हैं, ये हम इसका मतलब हम मजबूर, लोग हाँ, मजबूर हैं। सरकार मजबूर है, सरकार कमजोर है हाँ, तो सरकार मजबूर की है। बात कर रहा हूँ, सरकार की हाँ बात कर हाँ रहा हूँ। सर, हाँ, सरकार कमजोर है तो मजबूर है। मजबूर तो कौन हो सकता है भाई इसका सर? मतलब सरकार सरकार अगर सरकार की नीयत अगर सही भी हो फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता इस जो लीगल जो माथापेची है इसकी वजह से, जो कॉन्स्पिरेसी जो थोपा हुआ है, जो सिस्टम चल रहा है इसके वजह से। नहीं नहीं, देखिए बात ऐसी होती है, सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम मैंने आपको बताया कि भाई इन लोगों ने दुनिया के अंदर जी सेंट्रल जी। बैंकिंग सिस्टम खड़ा करवा दिया है हम्म, और इंग्लैंड की रानी का शासन आज भी है। ठीक है, बिल्कुल। तो इस सिस्टम को अगर आपको अपोज करना है, अगर आपको इसका विद्रोह करना है, तो विद्रोह ऐसे ही होता है कि भाई आज से, अभी से, इसी क्षण से मैं आपकी इन चीजों को नहीं मानता। सारी चीजें मानने के ही बिल्कुल, तो ऊपर है। मैं मेरा पॉइंट यही था एग्जैक्टली ये। जी जी, बताइए प्लीज। मानने के ऊपर है चीजें। भाई सरकार अगर ये बोल दे, भारत सरकार ये बोल दे कि भाई आज से हम पैसा इस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं बनाएंगे, ब्याज आधारित, कर्ज आधारित पैसा नहीं बनाएंगे, भारत सरकार अपना खुद का पैसा बनाएगी ब्याज रहित, तो कौन रोक सकता है भारत सरकार को? भाई अगर अमेरिका आपके विरुद्ध होगा तो दुनिया के अंदर डट के खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए भारत सरकार के अंदर। आप देखिए बिल्कुल एक छोटा सा देश है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया छोटा सा देश है लेकिन अमेरिका के विरोध में अकेला खड़ा हो जाता है, अकेला धमकी दे देता सही। है अमेरिका को। तो बात ये नहीं होती कि देश आपका छोटा है या ये व्यवस्था ऐसी है कि आप इसे विद्रोह नहीं कर सकते, इसके विरुद्ध जा ही नहीं सकते। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसके विरुद्ध नहीं आप जा सकते। भाई अगर किसी ने आपके ऊपर शासन कर रखा है तो धमकी से ही तो कर रखा है। अमेरिका ने जो बिल्कुल डॉलर पूरी दुनिया के अंदर स्थापित करा है, अमेरिका भी, आप ऐसा समझिए, अमेरिका भी इन लोगों की ताकत का एक मोहरा है। अमेरिका जी। को ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो इन लोगों हम्म, का ही बिठाया गया एक राष्ट्रपति है। ठीक है, जी यही जी जी लोग जी। जिस प्रक्रिया से ये लोग दुनिया उनका के अंदर अपने, प्रतिनिधि है। जी हाँ एक तरीके से प्रतिनिधि, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया भी कि भाई अमेरिका है, जी कनाडा जी। है, भारत है, प्रतिनिधि है। और लोग ये ऑस्ट्रेलिया, हाँ। समझते हैं कि लोग क्या समझते हैं कि हमने अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को इलेक्शन में हमने जितवाया, हमने बिठाया, जबकि असलियत में अगर बिल्कुल। आप पूरी प्रक्रिया देखोगे ना तो प्रक्रिया ये होती है, जैसे अगर आपने राजीव दीक्षित जी को सुना हो या जितने भी लोग देख रहे हैं जी उन्होंने सुना होगा राजीव दीक्षित जी, हम्म, तो राजीव दीक्षित जी बताते थे कि ये जो भाई मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं ये देश को हम्म, चलाती हैं। लेकिन जी अगर आप और गहराई में जाएंगे तो मल्टीनेशनल कंपनियों के पीछे भी बैंक बैठे हुए हैं।
जो बैंक उन मल्टीनेशनल कंपनी को फाइनेंस करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया भाई पैसा तो कर्ज आधारित ही है, और पैसे बनाने की पावर किसके पास है? बैंक के पास है। कंपनी अपना पैसा कभी नहीं बना सकती, ठीक है। कंपनी को अगर बैंक ने 100 रुपए दिए हैं तो बैंक उस 100 रुपए में से थोड़े से पैसे कमा सकता है, उस 100 को 110 कर लेगा। वो 110 भी कैसे करेगा, उसको मैं एक बहुत इजी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि भाई 10 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, और उन 10 में से अलग आप हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आपके पास भारत के पैसे बनाने की ताकत है, ठीक है, और मैं हूं भारत सरकार, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई उसने क्या करा, रिजर्व बैंक क्या करता है, रिजर्व बैंक ने ये बता रखा है कि भाई ये जो पैसे बनाने की ताकत है वो मेरे पास है, और आप जो 10 लोग हो और ये जो भारत सरकार है ये अपने पैसे नहीं बना सकती। तो रिजर्व बैंक ने क्या करा, इन सब 10 लोगों को 10-10 रुपए दे दिए, ठीक है, 10-10 रुपए बना के दे दिए, मेरे माध्यम से दे दिए, भाई मुझे दे दिए 100 रुपए, मैंने 100 रुपए इनमें खर्च कर दिए, 10-10 रुपए सबके पास है, और इन सबको बोला कि भाई आप अपना कोई भी काम कर लो, ठीक है, और इस ये जो कुल 100 रुपए हैं 10-10 लोगों के पास, इन 100 रुपए का 1 साल बाद मुझे 110 करके लौटा देना, ठीक है। रिजर्व बैंक ने कंडीशन रख दी कि भाई मैंने आपको दिए हैं 100 रुपए और मुझे 1 साल बाद 110 करके लौटा देना, 110 देगा, ब्याज की ये व्यवस्था है। तो अब अजय जी मुझे एक बात बताइए, रिजर्व बैंक ने रुपए कितने दिए? 100, मांग कितने रहा है? 110। किसी भी तरीके से पॉसिबल है कि 100 रुपए 110 में कन्वर्ट होके आ जाएंगे? जब तक कर्ज नहीं दूंगा, इंटरेस्ट नहीं चढ़ाऊंगा, तब तक तो नहीं आएगा किसी को। और मतलब आप ये समझिए भाई, ये ही 100 रुपए हैं तो वो 10 रुपए अतिरिक्त आएंगे कहां से? कहीं से नहीं आएंगे, कहीं से नहीं आ सकते। आप ये समझो टोटल मनी 100 रुपए है, बिल्कुल, और 100 का 110 कभी नहीं हो सकता। तो फिर क्या कभी नहीं हो सकता। तो फिर वो जो 10 लोग है ना, आप ये समझिए उन 10 लोगों में से एक एक व्यक्ति, कोई किसान है, कोई छोटा व्यापारी है, कोई किसी चीज का व्यापारी है, कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति है, ऐसे मान लीजिए इनमें से। तो उसमें होता क्या है, जो इन 10 में से थोड़ा सा भी बुद्धिमान होता है, थोड़ा सा चालाक होता है, बुद्धिमान तो है हो सकता है कोई भी, लेकिन चालाक होता है, तो वो क्या करता है, वो भाई अपने 10 का 11 कर सकता है। भाई सबको अपने 10 का 11 करना है, तभी 110 कर पाएंगे सब लोग। तो वो क्या कर लेता है, वो किसी को बेवकूफ बना के, किसी को अपनी, जैसे कि मार्केटिंग में सिखाते हैं ना कि भाई गंजे आदमी को भी अगर आप कंगा बेच दो तो आप हो मार्केटिंग के अभिनेता, ठीक है। तो अब वो जो गंजे आदमी को भी कंगा बेचने की काबिलियत जिसके अंदर है, काबिलियत क्या, चालाकी जिसके अंदर है लूटने की, वो व्यक्ति क्या कर लेता है, अपने 10 को अपना 11 कर लेता है। अगर उसने अपने 10 का 11 कर लिया तो अब हुआ क्या, उस पूरे 100 में से अब रुपए कितने बचे हमारे पास? रुपए 100 में से, अब 100 रुपए थे, 100 में से उसने अपने 11 रुपए बैंक को लौटा दिए, तो अब बचे कितने पूरे समाज के पास रुपए? 81 रुपए बचे ना, 89 सॉरी 89 है ना, 89 रुपए बचे, ठीक है 89 रुपए अब बच गए। तो अब आप ये समझो कि उसने तो अपने 11 लौटा दिए, लेकिन किसी और के ऊपर तो कर्ज हो गया ना 1 रुपए का। बिल्कुल समझ गए भाई, किसी एक को जो अपने चलता रहा, हाँ चेन तो चलता रहा, ऐसे ही किसी और ने भी अपने 11 लौटा दिए, किसी ने भी लौटा दिए, तो अंत में जो एक व्यक्ति बचता है ना, उसके ऊपर आ गया कर्ज, अब वो कर्जे में है, ठीक है। अब वो कर्जे में, तो अभी मान लो वो है किसान, फिर वो करता है आत्महत्या, ठीक है। तो अब इसी को आप अगर बहुत बड़ी मात्रा में मल्टीप्लाई कर दोगे, 135 करोड़ कर दो लोगों को, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जा है इस व्यवस्था के अंदर चलते हुए, ठीक है। अगर रिजर्व बैंक क्या करता, अगर 100 रुपए देता और 100 के जगह 110 भी बना के डाल देता समाज के अंदर, तो वो 10 रुपए भी घूमते फिरते लोगों के किसी के पास आके वापिस आ जाते, किसी को कोई दिक्कत ना होती, ठीक है। इसीलिए ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था समाज के अंदर कंपटीशन पैदा करती है। कंपटीशन जो कहते हैं ना, कट थ्रोट कंपटीशन है, तो वो कट थ्रोट कंपटीशन पैदा कहां से होता है? पैदा यहाँ से हो रहा है कि भाई आपको भी अपने 10 का 11 करना है, मुझे भी अपने 10 का 11 करना है, बिल्कुल सभी चाहेंगे, सभी चाहेंगे। मैं सोचूं आपको बेवकूफ बना लूं, आप सोचोगे मुझे बेवकूफ बना लो। तो समाज की जो सारी बातें हैं ना कि भाई व्यक्ति को बहुत अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति को हमेशा सच बोलना चाहिए, ये सारी बातें फिर चर्चा का विषय रह जाती है, किताबी, किताब में लिखे पढ़ेंगे बस। जब समाज में ये चीज
व्यवस्था ऐसी चल रही है, तो कोई भी व्यक्ति कभी सच नहीं बोल सकता, कभी समाज में हिंसा नहीं रुक सकती। एक व्यक्ति हिंसक ही इसलिए बन रहा है क्योंकि इतनी इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। एक आदमी हर समय परेशान है कि भाई मैं अपनी कमाई कैसे करूं, अपने रोजाना का खर्चा कैसे निकालूं, इसी परेशानी में हर व्यक्ति है। तो उसके दिमाग में जब आदमी व्यक्ति परेशान होता है तो हिंसा जन्म लेती है। और वो हिंसा हर चीज को आगे जाके, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो किसी का खून कर देना हो, किसी भी चीज के लिए वो हिंसा जन्म लेती है समाज के अंदर। बिल्कुल। तो हर चीज का मूल आप देखेंगे तो अर्थव्यवस्था पे आके रुक रहा है। समाज के अंदर जितनी भी परेशानी है, कोई व्यक्ति अगर भूखा है, आप ये सोच के देखिए, एक रेडी वाला है, उसके पास खाने का सामान रखा हुआ है, ठीक है, एक सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो व्यक्ति उस रेडी पे खाने रखे को देख रहा है कि भाई खा तो लूं, लेकिन जेब के अंदर 10 रुपए नहीं पड़े, ठीक है। अब वो जो रेडी वाला है वो रात को होने पर अपनी रेडी का खाना फेंकने वाला है कि भाई आज कोई मेरे पास खाने नहीं आया, समझ रहे हैं। और ये क्यों नहीं खा पा रहा, ये इसलिए नहीं खा पा रहा कि भाई मेरी जेब में 10 रुपए ही नहीं है, खा तो लूं मैं, ठीक है। और ये आदमी सोच रहा है कि भाई मुझसे कोई मजदूरी करवा लो, मुझसे ईंटें ढोवा लो, मुझसे चिनाई करवा लो, कुछ भी काम करवा लो, मजदूरी का काम करा लो, लेकिन मेरी जेब में 10 रुपए 20 रुपए डाल दे कोई, ठीक है, कि मैं तो खा सकूं। हाँ मैं खा पाऊं। तो बात यह कि हमारे पास संसाधन भी है, संसाधन क्या, भोजन, ठीक है, हमारे पास संसाधन भी है, उसको बिल्कुल। उपभोग करने वाला हमारे पास व्यक्ति भी है। भाई एक व्यक्ति खाना भी चाहता है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है एक्सचेंज में। एक्सचेंज में दिक्कत आ रही है, मेरे पास उस खाने को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और बिल्कुल। उस पैसे को लाने के लिए मेरे पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। रोजगार क्यों नहीं है, रोजगार इसलिए नहीं है क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि भाई कंपनी के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो लोगों को अपनी तनख्वाह दे पाए। आप देखिए हमेशा कंपनियों के अंदर वो सरकारी जितने भी संस्थान है उनके अंदर सीटें जितनी आवश्यकता है उससे हमेशा कमी चलती है। आप कभी रेलवे स्टेशन जाएंगे बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल 10 खिड़कियां बंदी मिलेंगी, एक या दो ही खुली रहती है बस टिकट देने के लिए जबकि सही। 10 खिड़कियां खुले, 10 लोगों को नौकरी मिले, उनको पैसा देना है, तो पैसे की कमी है सारी, ठीक है। तो वो पैसा जो सरकार बना सकती है उस चीज की कमी है। आप ये सोचिए कि एक प्रश्न पूछता हूं आपसे अजय जी, भाई संसाधन खर्च होता है या फिर पैसा, इस प्रश्न का जवाब संसाधन। दीजिए। संसाधन खर्च होता है, रॉ मटेरियल, जिसे आप रॉ मटेरियल कहेंगे, जैसे कि भाई अनाज है, कपड़ा है, ठीक है, लोहा है, ये चीज खर्च हो जाती है, या फिर पैसा, ये जो कागज का नोट है, सिक्का है, पैसा ही इन खर्च हो दोनों जाते चीजों, हैं। पैसा नहीं ये बहुत बड़ा कैसे? भ्रम है लोगों के मन में। आप ये अच्छा। समझिए, भाई भोजन है, भोजन आपने खा लिया, ठीक है, जी। तो खर्च तो भोजन होगा ना। पैसा क्या, पैसा तो एक्सचेंज मीडियम में, पैसा तो कभी खर्च ही नहीं होता एक्सचेंज हो रहा है, ये हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल। सोच के बिल्कुल सही देखिए बात है। भाई, जी। पैसा तो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है। खर्च थोड़ी ना होता है, खर्च थोड़ी ना खर्च होता तो है। खाना हो रहा आपके पास है, से बिल्कुल। मेरे पास आया, मेरे पास से किसी और के पास गया, किसी और से किसी और के पास गया, खर्च तो घूम रहा है। संसाधन होते हैं ना, घूम घूम रहा रहा है। है। भाई आपने लोहे का एक बढ़िया टेबल बनाई, टेबल उसमें कुछ साल बाद, 20 साल 25 साल बाद जंग लगेगी, खत्म हो जाएगी, खर्च हो गई, खत्म हो गई, संसाधन है, बिल्कुल खर्च हो जाते हैं। कपड़ा है, बिल्कुल 5 साल 3 साल चलेगा, फट के खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सही जो बात है। पैसा है, पैसा तो कभी खर्च नहीं होता ना। तो जो चीज कभी खर्च नहीं होती उसकी कमी कैसे हो गई समझ रहे हैं। भाई मैंने आपको बताया, रेडी वाले के पास खाना भी है, इसको खाना भी है, एकदम या एकदम तो भाई, एकदम। या तो भाई रेडी पे खाना ना होता तो भी हम बात समझ लेते कि भाई रेडी पे खाना ही नहीं है तो बेचारा खाया कहां से। भाई खाना भी रखा है, इसे खाना भी है, खा क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि वो चीज नहीं है जो कभी खर्च नहीं होती, ठीक है। तो हमें पैसे को समझना होगा कि ये पैसा क्या है और उससे सारी समस्याएं कैसी खड़ी हो रही हैं, ठीक है, हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर। और ये लोग कौन है जिन्होंने इस पे अपना कब्जा कर लिया है, पैसे के ऊपर, पैसे की व्यवस्था के ऊपर अपने हाथ में ले लिए कि भाई हम ही बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा। इसका पूरा एक इनका इतिहास है कि भाई जी कैसे जी इन्होंने जी। इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था अपने हाथ में ली, पैसे बनाने की ताकत, वहां के राजा को बोला कि भाई हम तुम्हें कर्जा देंगे और इसके लिए तुम्हें शर्तें बनानी होंगी कि भाई आज से तुम्हारे देश का पैसा हम ही बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा। और बहुत से लोगों को आज भी ये भ्रम है, जो लोग इकोनॉमिक्स की पढ़ाई भी करते हैं, वो लोग हो सकता है पीएचडी भी कर लियो, लेकिन उनका एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि भाई पैसा गोल्ड स्टैंडर्ड पर बनता है।
बहुत से लोग अभी भी ये बात सोचते हैं, किसी से आप गोल्ड पूछो के। कि भाई पैसा क्या, गोल्ड स्टैंडर्ड से पैसा बनता है, लोग ऐसा हाँ, समझते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड। सोने पर आधारित। ठीक है, लेकिन हम्म। असलियत में सोने पर आधारित पैसा नहीं बनता। पैसा बनने की प्रक्रिया वो है जो मैंने आपको बताई। जब आप बैंक के पास गए, बैंक ने आपको कर्जा दे दिया, वही नया पैसा बना है, सोने के आधार पर नहीं बनता। लोग, बिल्कुल। सोने का गोल्ड स्टैंडर्ड तो 1933 में ही खत्म हो गया था। बहुत सारे लोगों को अभी तक ये बात ही नहीं पता है। लोग सोचते हैं कि किसी से पूछा पैसा कैसे बनता है, सोने के आधार पर, जितना जिस देश में सोना होता है उतना वो पैसा बना सकता है। जबकि ये बात नहीं है, वो पूरा बदल चुका है। गोल्ड ये तो, हाँ स्टैंडर्ड हाँ, ये तो 1933 कॉन्सेप्ट। 33 33 में जो खत्म हो गया, लोग और दर्शक 1900। सुन भी रहे हैं, जो श्रोता जो आज फेसबुक में सुन भी रहे हैं, इन लोगों को भी समझ में आ रहा है इन सबको कि जी किस लेवल में, किस गहराई से ये स्टार्ट हुआ है, जो आज के डेट में भी चल रहा है। कितनी असहाय भी है हम जी सब। जी जिस लेवल में ये काम चल रहा है, हम लोगों को, नॉर्मल देशवासी को ये भनक तक नहीं लगने दे रहा है, दिया जा रहा है। गरीबी बढ़ते बिल्कुल। जा रहा है, अमीरी गरीबी बढ़ते जा रहा है, और इधर से अमीरी उत्थान हो रहा है। अमीर। तो ये कहीं ना कहीं से ये बहुत बड़ा एक रीजन है। आपने जो पहले से जो स्टोरी बताए कैसे जी आया, ये जी ये कहीं जी। ना कहीं पूरी तरीके से यही एक वजह है कि ये जो हमारा रेशियो घटते जा रहा है और एक तरफ बढ़ते जा रहा है। जी जी मैं सही बोला? जी जी बिल्कुल। ये जो एक मतलब बढ़ रहा है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों के ऊपर भाई कर्जा होता जा रहा है, तो गरीबों की संख्या बढ़ती जाती है। बढ़ते जा रहा है। किसानों के जी पास जी किसानों के पास जो जमीन होती है, क्या होता है, कर्जा हुआ तो जमीन बेच देते हैं। जमीन बेच दी, जी जमीन बेच देते हैं, फिर क्या करते हैं, मजदूर बनते हैं, शहर में चले जाते हैं। तो इसलिए आप देखिए, जी शहरों बिल्कुल। में जो भीड़ बढ़ रही है, शहरों में भीड़ बढ़ने का मुख्य कारण यही है। भाई जी लोग शहर में किस लिए आ रहे हैं, आप किसी से पूछो तो नौकरी करने आता है आदमी। ठीक है भाई, नौकरी के लिए बिल्कुल। आ रहे हैं सबसे ज्यादा मुख्य रूप से। गांव के अंदर आप देखिए तो दो वर्ग के ही लोग मिलेंगे आपको। एक तो बहुत हम्म बुजुर्ग, जो शहर से बाहर नहीं जा सकते, एक छोटे बच्चे, बहुत छोटे जो बच्चे हैं। बाकी जो जवान पीढ़ी है पूरी की पूरी, वो सब शहर में आई हुई है। शहर में व्यक्ति अपना इतना बड़ा घर, आंगन होता है इतना बड़ा, बहुत बड़ा घर छोड़ के शहर में 10 बाय 10 के कमरे में आके रह लेता है। क्यों? पैसे की वजह से। तो शहरों में जो भीड़ बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण इस वजह अर्थव्यवस्था से संबंधित है। लोग बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था भाई है। एक बिल्कुल। एक फ्लाईओवर बना दो शहरों का। कोई कोई मॉडल नहीं है, मतलब आप ये समझो, ये एक ताश के पत्तों पे खड़ी हुई व्यवस्था है जो गिरेगी। ठीक है जी भाई, जी जी शहर कितनी चीज झेल लेंगे, कितने लोगों की। अब लोग बोलते हैं पानी गंदा हो गया, पानी गंदा क्यों हो रहा है? बात है, शहरों में भीड़ बढ़ रही है, शहर उसको झेल नहीं पा रहा। ठीक है प्रगति भाई, नहीं अगर है भाई लोगों के उधर पास अगर शहर में। गांव में अगर लोगों के पास रोजगार हो, तो कोई भी व्यक्ति शहर बिल्कुल, नहीं वही मैं आएगा। बोल रहा हूँ। कोई व्यक्ति शहर नहीं आएगा, कोई दिल्ली नहीं आना चाहेगा, कोई मुंबई नहीं जाना चाहेगा, अगर उनका रोजगार आप उनको गांव में ही दे दो। लेकिन गाँव बात में है ही दे कि रहे हैं, चीजों को, बिल्कुल। ये जो पूरी व्यवस्था है, ये जो मैंने आपको बताया कि भाई ये जो लोग हैं, ये क्या करना चाहते हैं, ये सेंट्रलाइज कर रहे हैं सारी चीजों को। सरकार के पास भी ताकत नहीं छोड़ना चाहते। अब देखिए आप क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी जी चीजों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ठीक है, प्राइवेटाइज करने का मतलब क्या होता है कि भाई अब से इस संस्थान की या फिर इस चीज की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, एक प्राइवेट कंपनी लेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या करते हैं, इसको इसी को बेचना कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, आप बेचना गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। बेचने का मतलब क्या होता है भाई? आज से मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, मैं इस पेन को बेचने का मतलब क्या हुआ भाई? आज से मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, तू उठा। तू उठा, और इसके बदले तेरा में हो गया। और इसके बदले में मुझे थोड़े से पैसे दे दे। पैसे क्यों दे दे? क्योंकि मेरे पास पैसे बनाने की ताकत तो है नहीं, मैं बना तो सकता ही नहीं अपने। ठीक है, तो मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, तू पैसे दे दे। मैंने आपको बताया ना क्या भाई, बात, सरकार अपने पैसे बहुत खुद बढ़िया। बना सकती है। बिल्कुल सरकार अपने बिल्कुल पैसे बिल्कुल। खुद बना सकती है, लेकिन सरकार को ये बात बताई गई है कि सरकार अपने पैसे खुद नहीं बना सकती। बनाएगा कौन? बनाएंगे बैंक। ठीक है, इसी तरीके से इन लोगों ने कब्जा किया दुनिया के ऊपर। और जो सरकार में भी बैठे हुए लोग हैं, उनको उन तक भी ये बात जा चुकी है, उन्हें ये बातें पता है, काफी हद तक ये बातें पता है। लेकिन अब क्या होता है, उन लोगों ने गुलामी स्वीकार कर ली है। जो मैंने आपको 3 तरीके की गुलामी बनाई थी, उसमें तीसरी तरीके की बिल्कुल, गुलामी है मानसिक गुलामी। मानसिक मानसिक गुलाम। गुलामी क्या होती है कि व्यक्ति को आपने गुलाम बना लिया, वो पक्का गुलाम बन चुका मैं है। मान लिया कि मैं गुलाम हूँ मानसिक मान और लिया है, रहूंगा। मतलब कि हाँ रहूंगा। एक तो ये है, और एक ये है, मानसिक गुलामी का सबसे खतरनाक स्वरूप ये है कि लोगों को ये लगना कि हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, और बिल्कुल असलियत बिल्कुल में वो बिल्कुल। गुलाम है। एग्जैक्टली exactly। असलियत में वो गुलाम है। और तो लोगों को, बिल्कुल। इन लोगों ने क्या महसूस कराया है कि भाई आप आजाद हो।
आप बिल्कुल आजाद हो, कोई भी कुछ भी कर सकता है, आप कितनी भी गाड़ी खरीदिए कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी फ्रिज खरीदिए, कितने टीवी खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग खरीद किस पर रहे हैं? कर्ज पे खरीदते हैं। और कर्ज पे कर। वो कर्ज पे आपको ब्याज चुकाना है, आज नहीं तो कल आपको अपनी चीजें चुकानी पड़ेंगी। जो लोग सोच रहे हैं हमने बिल्कुल। इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली है, उस संपत्ति को अगर बैंक क्रैश हो गया, जो कि आगे चल के होंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि एक समय ऐसा ही आता है बैंक्स पूरी तरीके से क्रैश कर जाते हैं, क्योंकि जितना लोन बैंकों ने बांट दिया उतना लोग लोन वापस बैंक को लौटा नहीं पाते। लंबी प्रक्रिया में कई साल बाद लोग लौटा नहीं पाते, तो बैंकों का धीरे धीरे लोन ना लौटाने की वजह से बढ़ता रहता है एनपीए, एनपीए बढ़ता रहता है। उस एनपीए के बढ़ने से फिर एक समय अभी ऐसा भी आता है कि बैंक क्रैश भी करते हैं। जैसे कि आपने देखा हो अच्छा। कुछ समय पहले बैंकों की मर्जिंग कर देते हैं लोग, बैंक मर्ज कर देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर इंडिया दो बैंक मिलाए थे, एक तो विजया बैंक और एक और बैंक मिलाया अच्छा। था, मुझे उसका भी नाम ध्यान नहीं आ रहा। दो बैंक मर्ज करे थे। मर्ज करने का मतलब क्या होता है, वो दो बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा फेल होने के कगार पर थे, मतलब कि बहुत ज्यादा लोन बांट दिया है, लोन वापस आ नहीं रहा है, तो क्या करेगा बैंक? जी। फेल होगा। तो उसकी कगार पर थे तो मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने से क्या होता है कि अब उनका रिजर्व रेशियो थोड़ा सा बढ़ जाता है बैंक का, और अब थोड़ा सा और ज्यादा लोन बांट सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी क्रैश नहीं करेगा, व्यवस्था समझ तो वो गया, तो क्रैश समझ होनी ही गया। होनी है। जी तो जी जिन जी लोगों का जी। पैसा बैंकों में जमा है, अभी जैसे आपने देखा यस बैंक के साथ हुआ, यस बैंक के लोगों को बोल दिया कि भाई पैसा नहीं दे सकता बैंक आपको वापस। पीएमसी बैंक में भी ऐसा हुआ कि भाई बैंक आपको जी। पैसे नहीं दे सकता, लोग अपना पैसा लेने जा रहे थे। अब वो बातें न्यूज में नहीं आ रही तो लोगों पैसा को नहीं लग रहा दे है सब सकता। ठीक हो गया। हाँ, आपने देखा ना यस बैंक डूब गया, ठीक है, हाँ, पीएमसी ये डूब बैंक, तो गया, हाँ। ये ठीक है, वापस पीएमसी पैसे भी बैंक, नहीं दे सकता। मतलब कि जैसे लोग अपना पैसा लेने जा रहे थे तो बैंक कह रहा था नहीं, लिमिट लगा दी थी कि आप 20,000 रुपए ही निकाल सकते हो महीने में, लिमिट लगा दी अच्छा। गई थी, है ना। महीने में आप 15,000 ही निकालेंगे, 20,000 ही निकालेंगे, मतलब आपका समझ पैसा गया। आप ही नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि बैंक के पास है ही नहीं। समझ सही रहे हैं? सही सही। कर्जे पे बांट बिल्कुल दिए बिल्कुल। सारा, सारा कर्जे पे बांट रखा है, वो वापस भी नहीं आया, तो दे कहां से आपको? अगर बिल्कुल। एक बैंक में मान लीजिए 100 कर्मचारी हैं, ठीक है, हम्म। बैंक के 100 कर्मचारी नहीं, माफ कीजिएगा, 100 उसके ग्राहक है, बैंक के ग्राहक है अच्छा। भाई, 100 लोगों ने बैंक के अंदर पैसा जमा कर रखा है। तो बैंक ने लोन तो बांट रखा है उससे 1,000 लोगों को, 900 बिल्कुल। लोगों फालतू को लोन बांट रखा है। तो अब अब अगर 100 वो, आदमी को और ट्रांजैक्शन कैसे 100 करवाएगा? क्या, इसलिए अगर वो 100 लोग एक साथ बैंक के पास अगर अपने पैसे मांगने आ गए तो बैंक फेल हो बिल्कुल जाएगा। समझ गए? बिल्कुल अगर 100 लोगों बिल्कुल। ने ये बोल दिया कि भाई हमारे 10-10 लाख रुपए इकट्ठा है, लाओ वापस करो, अभी क्या भी चाहिए मुझे मेरा पैसा, तो फेल, उसी समय फेल घुटने बैंक, टेक देगा। उसी समय घुटने टेक देगा। तो ये बैंकों के साथ होता है। आज कुछ छोटे बैंकों का नंबर आ रहा है जिनकी कम संपत्ति होती है, कल को बड़े बैंकों का भी नंबर आ सकता है, बड़े बैंकों का बिल्कुल। भी नंबर आता है, ठीक है। उसके बाद सरकार दिवाली हो जाती है, फिर सरकार भी घुटने टेक देती है। तो ये क्या है, इन लोगों को इन चीजों को यहाँ तक लेके जाना है, जो जैसे जिनका नाम आपने लिया, जिनके पास पूरी बैंकिंग व्यवस्था हाथ में है, उनको हम्म। चीजों को वहां तक लेके जाना है कि भाई चीजें सेंट्रलाइज्ड हो और सरकार का शिकंजा उनके हाथ में आ जाए, ठीक है, सरकार का शिकंजा उनके हाथ में है, सरकार, और मतलब लोगों का कंट्रोल पूरा उनके हाथ में हो सरकार के हम्म। माध्यम से। सरकार एक कठपुतली की तरह काम, इन लोगों का क्या काम है कि भाई सरकार एक तरीके से एक मीडिएटर का काम करे बीच में, और ये लोग हम्म। पूरी तरीके से कंट्रोल करे चीजों को कंपनियों के माध्यम से। तो लोग क्या जी समझते जी। हैं, हमने अपने नेता को जिताया वोट देके, लेकिन असलियत में लोग नहीं जिताते हैं वोट देके। क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, कंपनियों को फाइनेंस ये लोग करते हैं। तो और कंपनियां बैठी हुई है सरकार के ऊपर, एक तरीके से आप देखें, एक सरकार को फाइनेंस करने का भी काम ही कंपनी करती है, कंपनी के माध्यम से बिल्कुल। सरकारों के पास पैसा आता है, पार्टियों के पास पैसा आता है। तो किसी भी एक पार्टी के ऊपर पैसा लगाया जाता है, मान लीजिए एक नाम है नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी नाम के ऊपर पैसा लगाया जाएगा, तब उस पैसे से प्रचार किया जाता है। आपको एक एक बच्चे के मुंह पे नाम आ जाएगा मोदी मोदी, आप टीवी खोलेंगे तो मोदी, बाहर घूम रहे हैं तो लोग मोदी के नाम के वो लेके घूम रहे हैं, गेटों के बाहर बिल्कुल पोस्टर लगे हुए हैं। तो जो बिल्कुल बिल्कुल लोग बिल्कुल। कभी मोदी का नाम भी नहीं जानते थे, उन लोगों की भी जबान पे मोदी का नाम आ गया। तो इलेक्शन में क्या महीनों होता के है, जिसका अंदर। ज्यादा प्रचार महीनों हो के जाता है अंदर। उसका जाके लोग बटन दबा बिल्कुल देते हैं, वोट डल जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लोग बहुत ज्यादा सोच समझ के थोड़ी ना वोट देते हैं कि भाई हाँ इसने ये है, बहुत ज्यादा नहीं, जिसका ज्यादा नहीं। प्रचार हो गया उसको जाके बटन दबा दिया और दे दिया उसको वोट, वो व्यक्ति जिताया जाता है एक तरीके से। तो ये बिल्कुल। लोग उस चीज को भी मैनेज करते हैं, अपने नेता नेता को उस जगह पे बिठा दिया जाता है, नेता को बिठा के फिर
कंपनियों को और जो सरकारी कंपनियां, सरकारी संस्थान है, उनको प्राइवेट करवा जी देते हैं। जी मतलब कि सरकार के हाथ से सारा कंट्रोल धीरे धीरे छीनते रहते हैं, कि ताकि सरकार के बिल्कुल। हाथ में कभी कुछ ना रहे। जी, हाँ, हमारी मयंक जी जी, शिवांग जी, सॉरी। जी आज जी तो हमारा वक्त करीबन 1 घंटा हो चुका है, क्योंकि जी टाइम हमारा हो चुका है, लेकिन ये जी जो जी जी सिलसिला है ये तो चलता रहेगा। ये एक सीरीज जी हम जी लोगों ने स्टार्ट किया है। आपसे इससे पहले भी बात हुआ है कि हम लोग किस जी मोटिव से, किस एंगल से हम लोग काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो जी जी हम लोग फिर से जुड़ेंगे। अभी बिल्कुल बहुत बिल्कुल सारे रास्ते चलना है सबको मिलकर बिल्कुल एक साथ। तो बिल्कुल बहुत जी अच्छा लगा, और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी दर्शक, मैं अभी तक फेसबुक में गया नहीं हूँ, पता नहीं अभी जी व्यूअरशिप कितना देखे हैं अभी, या बाद में भी जी जी देखेंगे। तो जी इससे आज मैं यकीन रखता हूँ, जो जो इंफॉर्मेशन, जो जो बात बारीकी से आपने बताएं बैंकों जी के ऊपर और पूरी ग्लोबल अर्थनीति के ऊपर, ये जी जी आज तक बंगाल में, झारखंड में, बिहार में हम्म, ये चर्चा हम्म, हुआ नहीं। जी कोई जी सुना था, मैं जो नाम आपको बताया था शायद कोई सुनता जी होगा कि ऐसे जी ऐसे जी जी रोथस्child वगैरह वगैरह रहेंगे, लेकिन ये क्या जी है, ये कैसे जी काम जी करते हैं, इनका मॉड्यूल क्या है, ये किसी को पता जी नहीं था। जो आज जी 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 आज आपने बारीकी से बताएं, जी तो आशा ये करता तो हूँ। मैंने तो फिर भी एक थोड़ा कम उसमें रखा है, लेकिन अगर कोई ज्यादा जी 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 समझना जी, चाहे तो ये बिल्कुल। किताब पढ़ सकते हैं, ये किताब बैंकों का सबको पढ़ना जय। चाहिए आज के बिल्कुल, डेट में, ये अगर समझना हो हमने तो। सिर्फ इसलिए ही लिखी ताकि लोग समझें इस चीज को, और बिल्कुल पूरा बिल्कुल समझ के फिर हमने एक संगठन बनाया भारतीय परिवार, ताकि उसमें अपनी कुछ भूमिका दे सके। तो इसको पढ़ने के लिए आप bankjal.com पर जाकर लोग इसे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल हमारी वेबसाइट है बिल्कुल। bankjal.com, उस पर जाकर पढ़ सकते हैं लोग। बैंकजाल जी डॉट जी कॉम जी, जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल। तो शिवांग जी, जी आज के लिए हम जी लोग यहीं पे विरति करेंगे। फिर हम बिल्कुल लोग बिल्कुल आएंगे जी वापस, फिर नया शो लेके, नया इंफॉर्मेशन बिल्कुल लेके। आज के लिए बिल्कुल नमस्कार, जी जय हिंद। ठीक है जी। नमस्कार, जय हिंद।